दोस्तों एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मनुष्यों में प्रजनन, ठीक है ना। बायोलॉजी की क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी का देखते हैं। मनुष्यों में प्रजनन, मानव का अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति प्रजनन कहलाती है, ठीक है। मानव का अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है, ठीक है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिनमें नर एवं मादा अलग अलग लैंगिक लक्षणों को धारण किए हुए होते हैं। नर जो जीव केवल शुक्राणु नर जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? नर कहलाते हैं। मादा वे जीव गर्भधारण कर सकते हैं तथा जिसमें केवल अंडाणुओं का निर्माण होता है, वह क्या कहलाती हैं? महिला या मादा कहलाती हैं। तो नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है, और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाए जाते हैं। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। जरायुज क्या होते हैं? वे जीव जो जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मानव, बंदर, गाय आदि, क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जबकि मादाओं में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एवं रिलैक्सिन हार्मोन प्रजनन में सहयोगी होते हैं। हार्मोन होते हैं जो कि जैसे पुरुषों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में, मादा में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एवं रिलैक्सिन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है ना। नरों में गौण, मादाओं में गौण, मतलब कौन से लक्षण पाए जाते हैं नरों में, ठीक है ना। तो देखते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। तो यह प्रारंभ कब से होते हैं? 14 से 18 वर्ष में यह विकसित होते हैं। शुक्राणु एवं शुक्रजनन नलिकाओं का विकास इनमें होता है, ठीक है ना। शरीर सुडौल, चौड़े कंधे, अस्थियों एवं पेशियों का विकास होता है। स्वर भारी तथा वजन में वृद्धि हो जाती है इनमें। चेहरे व शरीर पर बाल, मूछ व जनांगों पर भी मतलब बाल आ जाते हैं, ठीक है। मादाओं में देखते हैं 11 से 14 वर्ष की उम्र में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। महिलाओं में 11 से 14 वर्ष की उम्र में अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, प्रारंभ हो जाता है। बाह्य जननांगों का विकास हो जाता है, जैसे स्तन, श्रेणी प्रदेश आदि, ठीक है ना। आवाज़ पतली हो जाती है। जननांगों पर सघन बालों का उगना महिलाओं में प्रारंभ हो जाता है 11 से 14 वर्ष की उम्र में। प्रजनन अंग देखते हैं, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग देखेंगे, ठीक है। तो यह मादा प्रजनन अंग का चित्र है, ठीक है। तो नर प्रजनन अंग में कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, जो एक जोड़ी वृषण होता है, ठीक है। और द्वितीयक व सहायक में क्या होते हैं? आदिवृषण, शुक्रवाहिनी, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, और काउपर ग्रंथि पाई जाती है मानव में, ठीक है। यह है नर प्रजनन अंग का चित्र, तो इसे देख सकते हैं। तो ये मूत्र मार्ग है, शिश्न है, इसे कहते हैं, इसे वृषण कोश कहते हैं। इसी से एमपीपीएससी में आया था कि साइनोवियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है साइनोवियल ग्रंथि? एमपीपीएससी प्री में आया हुआ था ना, साइनोवियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है साइनोवियल ग्लैंड। तो ये शिश्न प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो ये से याद रख लेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि याद रखें। मूत्राशय, मूत्र नलिका, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, यह है वृषण, ठीक है। और वृषण कोश एक पतली झिल्ली से कवर रहता है। नर प्रजनन अंग देखते हैं, प्राथमिक, वृषण एवं वृषण कोश। तो क्या होते हैं? क्या है? नर जनन ग्रंथि जो अंडाकार होती है उसे क्या कहते हैं? वृषण एवं वृषण कोश कहते हैं, जो कि पतली झिल्ली से कवर रहती है। अवस्थित कहाँ होती है? दोनों पैरों के मध्य, शिश्न के दोनों ओर उपस्थित होती है। उपयोग क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण इसका उपयोग होता है, कार्य होता है। तो वृषण कोश क्या होते हैं? थैलेमस संरचना जिसमें वृषण लटकते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। निर्माण क्या है? शरीर के तापमान से कम तापपर्य पर, अतः यह शरीर से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है ना। वृषण कोश जो होते हैं शरीर से बाहर पाए जाते हैं, जो कि शरीर से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान कम होता है। महत्व क्या होता है? वृषण कोशिकाओं से नर युग्मक तथा अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण में यह उपयोगी होते हैं। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति में भी यह सहायक होते हैं। द्वितीयक व सहायक
अधिवृषण देखते हैं। यह 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। अवस्थित कहाँ होती है? प्रत्येक वृषण के पीछे उपस्थित होता है यह। ठीक ना। इसका कार्य क्या होता है? अधिवृषण का शुक्राणुओं का संग्रहण, शुक्राणुओं का परिपक्वन इसका कार्य होता है। महत्व क्या है? शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। ठीक है। शुक्राशय देखते हैं। एक जोड़ी पतली पेशी युक्त रचना होती है। अवस्थित कहाँ होती है? प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर यह उपस्थित होता है। दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। ठीक है। यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध होता है। शुक्राशय जो होता है। शुक्रवाहिनी देखिए क्या होता है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंच सके इस हेतु उपयोगी होते हैं। ठीक ना। शुक्राणु जो होते हैं शुक्राशय तक पहुंच सके इस हेतु उपयोगी होता है शुक्रवाहिनी। यह मूत्र नलिका के साथ संबद्ध रहती है। शिश्न क्या करते हैं? नर का बाह्य जननांग जो संभोग में उपयोगी होता है। यह वीर्य को मादा जननांगों में पहुंचाता है। हड्डी रहित अत्यधिक संवेदनशील अंग है ये शिश्न। ठीक है। पुरुषों में सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है, रेक्टल ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, बोल्बे यूरिथ्रल ग्रंथि है। मूत्रमार्ग के आधार पर स्थित है, के आधार भाग पर स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। वीर्य का 25 से 30% भाग निर्माण करती है। शुक्राणुओं की सक्रियता बढ़ाते हैं। ठीक है ना। एक जोड़ी ग्रंथि जो मलाशय के निकट पाया जाता है रेक्टल ग्रंथि, विशेष यौनगंध का निर्माण करती है। रेक्टल ग्रंथि मैथुन युक्त हेतु कायुक्ता आकर्षण को बढ़ाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे यह पाई जाती है। मैथुन के समय एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ का स्त्रावण यह करती है। इससे मैथुन क्रिया सुगम होती है। इससे हम मादा प्रजनन अंग देख लेते हैं। ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र तो प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, जनन ग्रंथि क्या होती है? प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। तो अंडाशय क्या होता है? अंडवाहिनी में जाता है जिससे निषेचन होता है और फिर वह गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय योनि। ठीक ना। द्वितीयक जननांग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। जनन ग्रंथि क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि है जनन ग्रंथि। यह है डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ ये अंडाशय योनि से शुक्राणु जाते हैं, अंडाशय से मिलते हैं, अंडाशय से यहाँ अंडवाहिनी में निषेचन होता है। उसके बाद ये गर्भाशय में जाके भ्रूण के रूप में बनते हैं। उसके बाद बेबी बनता है। ठीक है। प्राथमिक जननांग क्या है इसका? अंडाशय। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय ये जो उदर के निचले भाग में दाएं एवं बाएं भाग में एक एक रहता है। ठीक है ना। अंडाशय इसके अंदर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से गर्भाशय में पहुंचते हैं। ठीक है ना। जो अभी बताया है कि अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी में जाते हैं और वहाँ निषेचित होते हैं, जिस निषेचित होकर गर्भाशय में पहुँचते हैं जिससे भ्रूण बनता है। उसके बाद एक बेबी बनता है। इसी से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव होता है। प्राथमिक जननांग से यहीं से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव होता है। ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है यह एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरॉन प्राथमिक अंग जो होता है यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। द्वितीयक जननांग क्या होते हैं? अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडाशय से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका आरंभ होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है। कार्य क्या है? अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना इसका कार्य होता है अंडवाहिनी का। मुख्य कार्य अंडवाहिनी से ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे अभी बताया है, निषेचन मादा के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु का परस्पर संलयन होकर युग्मनज में मिलकर में बदलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है ना। खोज किसने की थी? 1884 में स्ट्रासबर्गर ने द्वारा इसका खोज की गई थी। गर्भाशय देखते हैं। नाशपाती की समान संरचना होती है गर्भाशय की। उदर गुहा के नीचे श्रेणी भाग में उपस्थित रहता है गर्भाशय। ठीक है। इसके पीछे की ओर मलाशय तथा आगे की ओर मूत्राशय होती है। गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। मुख्य कार्य क्या है इसका? निषेचित युग्मनज को भ्रूण में परिवर्तित करना इसका कार्य है। भ्रूण के विकास हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भी इसका कार्य है। ठीक है। योनि का देखते हैं। वजाइना का एक नली युक्त संरचना जो बाह्य तल से गर्भाशय तक जुड़ी रहती है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है इसकी लंबाई। योनि तथा योनि अंगों को मिलाकर
इसके सम्मिलित रूप को भग बलवा कहते हैं। बालबोरिथ्रल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मादा जननांग में। यहाँ से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो संभोग के समय योनि को चिकना कर देता है। भग्न शिश्निका क्या है? योनि तथा मूत्र मार्ग के द्वार पर अत्यधिक उत्तेजित अंग भग्न शिश्निका होती है। ठीक है। मटर के दाने की समान संरचना होती है। मैथुन के समय वीर योनि द्वार से अंडवाहिनी तक पहुंचा दिया जाता है ताकि वहां तक निषेचन की प्रक्रिया आरंभ हो सके। जनन ग्रंथि देखते हैं। बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जनन अंग में पाई जाती है। तो अवस्थित कहाँ होती है? योनि के दोनों ओर सेम के बीच के आकार की ग्रंथि होती है। यह कार्य क्या होता है? संभोग के समय एक क्षारीय व स्नेहक द्रव्य का स्त्राव करती है। महत्व मैथुन क्रिया को सुगमता पूर्वक बनाने हेतु योनि को चिकना बनाए रखने में यह सहायक होता है। ऋतुस्राव क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में देखते हैं। मादाओं में एक प्रमुख लैंगिक लक्षण होता है। यह 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 45 वर्ष तक चलता है। गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन तक यह चलता है। इसमें गर्भाशय से रक्त तथा इसकी दीवारों से स्लेव का स्त्राव होता है। यह स्त्राव लगभग 3 से 4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव भी कहा जाता है। ठीक है। रजनोवृत्ति देखते हैं। रजनोवृत्ति क्या होती है? मादाओं में 40 से 45 वर्ष में मेनोपॉज, 40 से 45 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म स्त्राव समाप्त हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। यह रजनोवृत्ति कहलाती है। स्थित मादाओं में गर्भधारण न करने की क्षमता को दिखाती है। अंडोत्सर्ग देखते हैं क्या होता है? अर्थ इसका अंडाणुओं का उत्सर्ग होना क्या होता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऋतु स्त्राव में प्रारंभ होने के 14 दिन के बाद होता है यह। ठीक है। यह दोनों अंडाशयों से बारी बारी होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर के पश्चात यह अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। ठीक है। अंडवाहिनी में अंडाणु 15 से 19वें दिन तक बना रहता है। यदि इसी बीच शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंच जाए तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है। तो यह विधि नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।